वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी 8th सीरीज ऑफ 1000 MCQs, जिसमें एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो सिर्फ हम इसमें MCQ पार्ट पिक करने वाले हैं। ओके, सो आज का जो हमारा सेट नंबर 1 है दैट इज 32/1-3, राइट। सेट नंबर 3 ऑफ लास्ट ईयर। सेट वाइज अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ रीशफल्ड है और कोई ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लास्ट ईयर का 2023 का जो आपका SST का पेपर आया था उसके MCQs हम आज डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, which one of the following matters do not deal with the family laws? डील नहीं करता, राइट। सो फैमिली से अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये तीनों ही एस्पेक्ट फैमिली से जुड़े हुए हैं, जबकि फाइनेंस फैमिली से रिलेटेड नहीं है। तो आंसर है आपका डी, दैट इज फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, two statements are given below as assertion and reason. Read the statement and choose the appropriate option. Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal right. आपको याद है ना, फेमिनिस्ट मूवमेंट की हमने बात की थी, तो उन्होंने क्यों एजिटेट किया? Women's movement aimed at equality in personal and family life as well. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हैं, दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। इसका करेक्ट आंसर है बोथ A and B आर करेक्ट, ट्रू, and R is correct explanation of A. Next question, question number 3. Which of the following is the most popular form of government in the contemporary world? Contemporary क्या होता है? जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आपका रिसेंट वर्ल्ड है, आज की दुनिया, या फिर पिछली डेकेड की बात कर लो, 15 साल पहले की बात कर लो, मॉडर्न वर्ल्ड जो है उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड कहा जाता है। तो उसमें मोस्ट फेवर्ड या पॉपुलर गवर्नमेंट कौन सी है? हमें पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए ही किया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 4, मैच करने हैं कॉलम ए एंड कॉलम बी। सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कॉलम ए में आपके डिफेंस है, पुलिस है, मैरिज है, कंप्यूटर है। ये क्वेश्चन काफी रिपीटेडली आ रहा है, इस तरीका के क्वेश्चन। सब्जेक्ट्स वेरिएट करते हैं, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट तो ऑब्वियसली वही रहेगी। ये सब्जेक्ट्स वेरिएट करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीटेडली इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आया है साल दर साल, तो इस पे फोकस रखना है आपने। डिफेंस, आपको पता है डिफेंस जो है वो एक नेशनल इशू होता है, तो वो यूनियन लिस्ट में आता है। पुलिस जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो स्टेट लिस्ट में आएगी। मैरिज जो है उस पर कंकरेंट लिस्ट, क्योंकि उस पर दोनों ही गवर्नमेंट रूल्स बना सकती हैं, कंट्री लेवल के हिसाब से भी और स्टेट लेवल के हिसाब से भी। और आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो आपका रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में जाएगा। तो कोड्स क्या बनते हैं? डिफेंस 2, 1 is 2, that is D. D is your answer. 1 is 2, 2 is 3, 3 is 1 and 4 is computer software is 4. Is it clear? So D is your answer here. Next question देखिए, two statements are given below as assertion and reason. Assertion क्या है? Elections are the spirit of democracy. Yes, of course. Elections जो है spirit है डेमोक्रेसी की, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो पब्लिक से चलती है, इलेक्शंस जो है वो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। इलेक्शन एक्सपैंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। ऑफ कोर्स जितना ज्यादा हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ज्यादा हम गवर्नमेंट फ्रेमिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो आंसर रहेगा इसका ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 6th क्वेश्चन। Consider the following statement on power sharing and choose the correct option. Questions को बहुत ध्यान से रीड करना है। जो आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, जो आपको 15 मिनट्स उसमें
डेडिकेट किए जाते हैं रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। उस 15 मिनट्स को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि वही आपका टाइम है जहां आप डिसाइड करोगे ऑप्शनल क्वेश्चंस में से कि आपने कौन सा क्वेश्चन आपको बेटर आता है, आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो। एंड रीडिंग टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। इज इट क्लियर? सो रीडिंग ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना है। कभी कभी हम क्विकली रीड करते हैं और कहते हैं हाँ इसका ये आंसर है, लेकिन बाद में हमें जब कोई बताता है कि नहीं इसका तो ये आंसर था, क्यों? क्योंकि इसमें ये क्लॉज था, फिर हम रिपेंट करते हैं कि ओ आई कुड हैव रेड दिस क्वेश्चन मोर थॉरोली। तो क्वेश्चंस को जो है बहुत थॉरोली रीड करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट डीपन्स द डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स पावर शेयरिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का। It helps to reduce the conflict among the social groups, of course. It is way to ensure political stability. Yes. It brings social economic struggles. No, social economic struggles को खत्म करता है, क्योंकि socially economically हर strata को equal representation देने की कोशिश करता है democracy और through power sharing. तो आपकी statement 1, 2 and 3 is the right answer. Statement 1, 2 and 3. So A will be the answer here. राइट, सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट? रिपीटेडली ये क्वेश्चन भी काफी बार देखा गया है और हमने एमसीक्यूज में भी इसको डिस्कस किया है। रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स, तीनों ही इनफॉर्मल सोर्स हैं क्रेडिट का। कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक्स जो हैं वो फॉर्मल सोर्स है या ऑर्गेनाइज्ड सोर्स है, फॉर्मल सोर्स है आपके लोन्स का या क्रेडिट अरेंजमेंट का। सो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी द आंसर। फॉर्मल सोर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 8, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets other benefits laid down by the government. Clear? तो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट द्वारा इसको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो कौन से सेक्टर में काम कर रही है? शी इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। राइट, assume there are 4 families in a locality. 4 families का डेटा दिया हुआ है। If monthly income of each family is 10,000, 20,000, 30,000 and 40,000, then what is the average income of the locality? Average कैसे निकाला जाएगा? टोटल करेंगे इसको, हम सम करेंगे इसका एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ फैमिलीज। इज इट क्लियर? हम एवरेज इनकम कैसे निकाल रहे थे? जितने भी इनकम जनरेट हो रही है उसको टोटल करके डिवाइडिंग बाय द टोटल पॉपुलेशन। राइट, सो यहाँ पर भी 10,000, 20, 30, 30 प्लस 30, 60, 60 प्लस 40 इज 1 लाख। 1 लाख को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 25,000। सो ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा है। वैल्यूज चेंज होके आपको अगर फॉर्मूला आता है कैलकुलेट करने का एवरेज इनकम, तो वैल्यूज कोई भी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने में। आपने टोटल करना है जो रुपीज में आपको नंबर्स दिए हुए हैं और डिवाइड कर देना है उसको गिवन नंबर से, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। सो यहाँ पे 25 इज द एवरेज इनकम ऑफ द फैमिली। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी रिपीटेडली ईयर आफ्टर ईयर पूछे जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इजी है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाती है सिचुएशन जब हमें लगता है कि ये इस सेक्टर में भी आ सकता है, इस सेक्टर में भी आ सकता है, तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है। प्राइमरी सेक्टर ऑब्वियसली फिशरमैन करेक्ट है। सेकेंडरी सेक्टर प्रीस्ट नहीं है, प्रीस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं तो वो टर्शरी सेक्टर में आएंगे। टर्शरी सेक्टर बास्केट वीवर्स नहीं, ये प्राइमरी सेक्टर का है। क्वाटनरी सेक्टर गार्डनर, नो, गार्डनर इज ऑल्सो इन टर्शरी सेक्टर। राइट, सो एक ही पेयर प्रॉपरली मैच्ड है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ए विल बी द आंसर। Then which one of the following is major benefit to MNC when it works on joint production with the local company? MNC shares its latest technology with the local company. MNC decides all the parameters and prices of the product. MNC shares its institutional policy with the local company. MNC build a good and family relationship with the local company. अब आप देखो काफी सारे इसमें benefits हैं।
राइट। इन दो को अगर हम इसमें वीड आउट कर देते हैं तो हमारे पास दो बेनिफिट्स रह गए हैं। अभी क्वेश्चन पे फोकस करना है ध्यान से। किसको बेनिफिट पूछा गया है? लोकल कंपनी को बेनिफिट पूछा है तो ऊपर वाली ऑप्शन आएगी, एमएनसी को बेनिफिट पूछा है तो नीचे वाली ऑप्शन आएगी। लेकिन यहां पूछा गया है मेजर बेनिफिट टू द एमएनसी, तो एमएनसी को क्या बेनिफिट रहेगा? MNC will decide all the parameters and prices of the product. Answer will be B. Clear? अगर क्वेश्चन में पूछा होता दैट व्हाट विल बी द बेनिफिट टू द लोकल कंपनीज, तो लोकल कंपनीज को ये बेनिफिट होता है कि जो आने वाली एमएनसी आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है वो अपने साथ इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी आपको देगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना है, तो ये आपका बेनिफिट हो जाएगा, शेयर्स इट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद द लोकल कंपनी। लेकिन पूछा गया है एमएनसी को बेनिफिट क्या हो रहा है, तो बी विल बी द आंसर। क्लियर? इसीलिए रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, एक एक वर्ड पे फोकस करना है। देन 12, मैच द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स of the allegory of Germania with its significance and choose the correct option। ये क्वेश्चन मोल्डेड फॉर्म में पहले ब्लैंक्स में भी आता था कि उसमें चेन का सिंबल बनाया हुआ है, ब्रोकन चेन, उसका क्या सिंबलाइज है, ब्लैंक छोड़ दिया है, आपने उसमें लिखना है। इस बार ये मैच द कॉलम के फॉर्म में आया हुआ है, तो मोल्डेड फॉर्म में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए व्हाट सिंबलाइजेस व्हाट, फिर चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे अटेम्प्ट करने में। ब्रोकन चेन कल भी हमने डिस्कस किया था सैंपल पेपर क्वेश्चंस में भी, ब्रोकन चेन सिग्निफाइज योर बीइंग फ्री, आप आजाद हो। ब्रेस्ट पेटल विद द ईगल, राइट, जर्मेनिया के अगर आपने चेस्ट पे देखा वो ब्रेस्ट पेटल पहने हुए है जिसमें ईगल बना हुआ है, तो ईगल का क्या सिंबल होता है? ईगल आपको पता है द माइटिएस्ट बर्ड, सबसे स्ट्रेंथफुल बर्ड है, तो ब्रेस्ट पेटल विद द ईगल सिंबलाइजेस योर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीफ स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म एंड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, तलवार स्टैंड्स फॉर रेडीनेस टू फाइट। सो आपके कोड्स बनते हैं ब्रोकन चेन 1, A is 4, A is 4, B is 3, so this will be your answer B, answer B, option B will be your answer. Next question, question number 13, which of the following aspect was common between writings of B.R. Ambedkar and E.V. Ramaswamy Naikar? अब इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, क्योंकि B.R. अम्बेडकर है तो हमने जाहिर सी बात है उनको क्विकली कास्ट सिस्टम से एसोसिएट कर लिया, लेकिन कभी कभी यहाँ पे अगर कोई और नाम होगा तो हम सोच में भी पड़ जाएंगे। इसलिए जब आप अपना चैप्टर रीड कर रहे हो तो उसको खोए हुए पन में रीड नहीं करना है। रामास्वामी नाइकर, B.R. अम्बेडकर, इनको हम एज अ रिफॉर्मिस्ट तो याद रखेंगे कि इन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे सोसाइटी में, लेकिन किस रेफरेंस में कंट्रीब्यूशन दिया था वो आपको तभी याद रहेगा जब आप चैप्टर को थॉरोली रीड कर रहे हो। सो बी पर्टिकुलर, बार बार एक ही बात कही जा रही है कि चाहे आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, thoroughly reading of your chapter is must. So they wrote on the caste system in India. Next question, who of the following set up the first iron steel industry in India? जाहिर सी बात है छोटी क्लासेस से आप पढ़ते जा रहे हैं, JRD टाटा इसका आंसर है और आपको पता भी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया में हमने ये दो नाम भी पढ़े हुए हैं, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। नहीं, ये एक ही लेगेसी से हैं, लेकिन JRD टाटा थे जिन्होंने फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की थी और इन्हीं के नाम पर पूरी एक सिटी भी डेवलप हुई। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन नहीं रखनी है कोई भी अपने दिमाग में, और वो कंफ्यूजन आपकी खत्म होगी सिर्फ एक तरीके से, और वो है रीडिंग चैप्टर थॉरोली। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, कौन सी ट्रीटी कब साइन हुई, कौन सा नेशन पहले यूनिफाई हुआ, उससे रिलेटेड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी रिपीटेडली आ रहे हैं, इस पे भी फोकस रखना है। सो क्या है? बर्टन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द एक्सिस एंड द एलाइड पावर,
car manufacturer Henry Ford adopted assembly line method for production. Western economies organize themselves as a group of G77 या ग्रुप 77. सो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका थर्ड, सेकेंड पॉइंट है सेकेंड, फर्स्ट एंड देन फोर्थ. सो थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ए इज द करेक्ट ऑप्शन. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप क्रॉप्स के फीचर्स को प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, सिर्फ टेम्परेचर और रेनफॉल पे एम्फेसिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कोई इंफॉर्मेशन या क्लू स्किप कर सकते हो. देखते हैं. दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. ये एक बहुत बड़ा क्लू है. दिस इज राबी क्रॉप. राबी क्रॉप्स तो बहुत सारी हैं, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए. इट रिक्वायर्स कूल एंड ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. ये सेकेंड क्लू बहुत बड़ा क्लू है. इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, क्योंकि बहुत सारा डेटा मेमोराइज करना है तो प्रॉब्लम हो सकती है. लेकिन दो क्लूज यहाँ पे बहुत बड़े क्लूज हैं. राइस के बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, दैट इज व्हीट. एंड व्हीट है जिसको कूल एंड ग्रोइंग सीजन की जरूरत होती है, ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ राइपनिंग. सो आंसर इज व्हीट. इज इट क्लियर? इसे कहते हैं लॉजिकल डिडक्शन. जो आपको इररिलेवेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, सबसे पहले उन दोनों को निकालो, फिर जो आपको मोस्ट रेलेवेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं उनके बीच में आपके पास कोई एक आर्ग्यूमेंट होनी चाहिए उसके सपोर्ट में देने के लिए कि दिस इज द राइट आंसर. क्लियर? उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स तुंगभद्रा डैम इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका. अब जब आपने ये मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को स्टडी करना है, लेकिन जब मैंने हिस्ट्री का आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया था, सॉरी सेकंड चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया, तब भी मैंने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स, सत्याग्रह कहाँ लॉन्च हुए, किस कारण से लॉन्च हुए, वो थ्योरी में भी पूछा जा सकता है और वही क्वेश्चन आपको मैप बेस्ड भी आ सकते हैं. वैसे ही यहाँ पे भी आप देखिए यही क्वेश्चन आपको मैप में भी आ सकता है. और किस रिवर पे कौन सा डैम है, ये आप पहले मैप में करने से पहले इनको पेयर वाइज नोटबुक में लिख लो, कौन सा डैम किस रिवर पे है, उसके बाद वो रिवर कौन सी स्टेट में है. ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली दे पाओगे. सो तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका. इज इट क्लियर? तुंगभद्रा डैम ऑन रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका. ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, रिवर, कौन सा डैम और किस स्टेट में है. Which of the following pair is correctly matched? Alluvial soil, Gangetic plain, black soil, Himalayan region, arid soil, western ghat, laterite soil, desert area. Right? अभी आप देखो, नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है सिर्फ एक ब्लैक सॉइल है जो नहीं मैच होता, लेकिन हमें तो पता है कि ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है और वो हिमालयन रीजन में नहीं मिलता. एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, पता है हमें कि एरिड को डेजर्ट सॉइल भी बोलते हैं, तो ये यहाँ होना चाहिए था. लेटराइट सॉइल, वेस्टर्न घाट, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास मैक्सिमम आंसर्स मिल चुके हैं कि ये गलत है, तो एक रह गया एलुवियल सॉइल, गैंजेटिक प्लेन. इज इट क्लियर? 19th क्वेश्चन. Which of the following country has the highest life expectancy at birth? इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो बांग्लादेश है, जबकि अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो भी आपको आंसर इसमें ओके, दैट इज राइट, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका में से बांग्लादेश है. अदरवाइज जो आपकी बुक में डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली श्रीलंका है, लेकिन श्रीलंका ऑप्शन में नहीं है, तो श्रीलंका के बाद बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद आपका इंडिया है. इज इट क्लियर? सो बांग्लादेश इज द राइट आंसर हियर विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 73 years. Then last question, which one of the following organization is providing data regarding employment in India? ये आपकी बुक में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, राइट? ये डेटा बुक में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के बेसिस पे, क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो आप, आपको पता होना चाहिए
कि नीति आयोग जो है आपके प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम नीति आयोग रखा गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ये आपका आईटी सेक्टर से रिलेटेड है। पब्लिक सर्विस कमीशन ये आपकी जो अलाइड सर्विसेज हैं जैसे यूपीएससी की या फिर आपके एचपीएससी स्टेट और सेंट्रल लेवल पे जो भी आपके अलाइड सर्विसेज के कमीशंस होते हैं ये उसके रिगार्डिंग है। तो एक आपका रहता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सो दिस ए विल बी द राइट आंसर। सो ये है आपका पार्ट 1 ऑफ सीरीज 8। अब हम मिलेंगे ऐसे ही एक और क्वेश्चन पेपर से, नॉट सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर in part 2 of 8 series. Thank you and God bless you all.